हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिजिक्स प्रिपरेशन। दिस इज प्रीति और आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4 से लिए गए कुछ क्वेश्चंस को। वैसे तो हम इस चैप्टर पर बेस्ड वन शॉट कर चुके हैं जिसमें हमने सभी टॉपिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन सोल्व किए हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चंस हम आज सोल्व करने वाले हैं ये थोड़े से डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इज लाइक कि जब आप इनको सोल्व करोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और ऐसे क्वेश्चंस डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन का भी लेवल अप करते हैं, क्योंकि बेस्ट प्रिपरेशन वही होती है जिसमें आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का आइडिया होता है। आप जानते हैं कि इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। सो वेटिंग फॉर व्हाट, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए carries a steady current I. The current is uniformly distributed over its cross section. ओके हमारे पास एक वायर दिया हुआ है और इसकी रेडियस भी इन्होंने बताई है। दैट्स मीन ये जो वायर है इसको आप सिलेंड्रिकल शेप का ले सकते हो। ये एक थिक वायर है ना, ऐसा वायर जिसकी रेडियस हम मेजर कर पा रहे हैं। तो एक थिक वायर होगा और थिक वायर होगा मतलब इसकी शेप कैसी होगी, सिलेंड्रिकल शेप। द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन। देखो जो फर्स्ट सेंटेंस है उस पर बेस्ड हम ये कंक्लूजन बना सकते हैं कि हमारे पास जो वायर है वो कैसा है, थिक सिलेंड्रिकल वायर है। लेकिन ये होलो भी हो सकता है, सॉलिड भी। तो सेकंड सेंटेंस से हम ये क्लैरिफाई कर सकते हैं। इन्होंने बोला है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करंट है हमारे पास ओवर द क्रॉस सेक्शन, और ऐसा सिर्फ किस केस में होता है, जब हम सॉलिड थिक वायर की बात करते हैं। ओके तो हमारे पास ये एक सिलेंडर है। ओके ये हो जाएगी इसकी सेंट्रल एक्सिस जहां से हम सारे डिस्टेंसेस को मेजर कर सकते हैं। इन्होंने बोला है रेडियस कितनी है, ए, तो ये इसकी बात कर रहे हैं। ये डिस्टेंस कितनी है, ए। क्लियर है यहां तक? अभी क्या जानना चाहते हैं, क्योंकि इस सिलेंडर में करंट फ्लो हो रही है तो जानना चाहते हैं रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी एंड बी डैश एट रेडियल डिस्टेंसेस a/2 एंड 2a। a/2 डिस्टेंस कहां पर आएगी, इस सेंट्रल एक्सिस से मेजर करेंगे। a इसकी खुद की रेडियस है ना, तो a/2 डिस्टेंस जो सिलेंडर है उसके इनसाइड में होगी डेफिनेटली। तो इसके इनसाइड में एक पॉइंट हम ले लेते हैं x। ओके और इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसको हम क्या लिख लेते हैं, इन्होंने b दिया हुआ है। ओके दूसरा इन्होंने दिया है 2a डिस्टेंस पर। इसकी खुद की रेडियस अगेन कितनी है, a, तो 2a डिस्टेंस कहाँ आएगी, इस सिलेंडर से बाहर होगी। ओके इस पॉइंट को हम ले लेते हैं पॉइंट y, और इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको क्या लिखेंगे, b डैश। इन्होंने क्या दिया हुआ है, b डैश। ओके अब हमें पता है कि जब हम सिलेंड्रिकल सॉलिड वायर की बात करते हैं तो उसमें उस सिलेंडर के इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड निकालने का अलग फॉर्मूला होता है और बाहर के लिए अलग। इनसाइड के लिए क्या आएगा, म्यू नॉट आई आर बाय 2 पाई आर स्क्वायर। कैपिटल आर यहां पर क्या लेंगे, रेडियस ऑफ सिलेंडर या फिर थिक वायर। और इनसाइड के लिए सॉरी आउटसाइड के लिए क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। ओके वैल्यूज प्लेस करेंगे। आर की वैल्यू यहां पर कितनी है, ये है हमारे पास ए। यहाँ x पॉइंट पर जब हम बात कर रहे हैं इसको rx ले लेते हैं, इसको ry, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके rx कितना है, ये है हमारे पास a/2 और ry कितना है, ये है हमारे पास 2a। तो वैल्यूज को प्लेस करेंगे, कितना आ जाएगा, a/2 डिवाइडेड बाय 2 पाई a स्क्वायर, और ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई 2a। क्या करना है, हमें रेशो चाहिए तो दोनों का रेशो ले लेंगे। कैसे, डिवाइड कर लेंगे, bx बाय by करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, b बाय b डैश इक्वल्स टू 1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। देखो यहां पर हम एरर क्या कर सकते हैं
क्योंकि हम जब इस एक्सप्रेशन को देखते हैं, आर यहाँ पर कैपिटल आर रेडियस होती है और ये फिक्स रहती है, तो हम क्या करते हैं, बी की डायरेक्ट डिपेंडेंसी ले लेते हैं। इनसाइड वाले केस में बी की डायरेक्ट डिपेंडेंसी ले लेंगे ये, और आउटसाइड के केस में ये डिपेंडेंसी आ जाएगी ये। ओके, अब अगर वो आपसे रेशो की बात कर रहे हैं और वो रेशो, वो दोनों जो पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं वो दोनों या तो इनसाइड है या फिर आउटसाइड है। इनसाइड होंगे तो आप दोनों में ये अप्लाई करोगे, आउटसाइड होगे तो दोनों में आप ये अप्लाई करोगे, तो आपका आंसर सही आएगा। लेकिन अगर एक पॉइंट इनसाइड है और दूसरा आउटसाइड है, जैसे कि सिचुएशन यहाँ पर दी हुई थी, ऐसे में आप ये दोनों जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली इक्वेशंस है, इनको डायरेक्टली यूज मत करना। ऐसी सिचुएशन में आपके पास जो आंसर है वो इनकरेक्ट आएंगे। तो यही नहीं, हमेशा याद रखना, अगर आप दो ऐसी प्रोपोर्शनैलिटी वाली इक्वेशंस यूज कर रहे हो जिनको अगर आप ओपन करके लिखो तो दोनों डिफरेंट आ रही है, तो उनको डिफरेंट ही लेना है, फुल एक्सप्रेशन ही यूज करना है, उन्हीं से आपको ये जो रेशो है वो निकालना है। ठीक है, इतना डायरेक्ट मत करना कि स्टार्टिंग में ही, जैसा हम नॉर्मली करते हैं, स्टार्टिंग में ही हम प्रोपोर्शनैलिटी वाली इक्वेशन ले लेते हैं और उसी से सॉल्व कर लेते हैं। वो हम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि दोनों जो सिचुएशंस दी होती हैं वो सेम एक्सप्रेशन पर बेस्ड होती हैं। यहाँ पर दोनों में डिफरेंट एक्सप्रेशंस यूज होने थे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, अ मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर हैज अ कोयल विद 175 टर्न्स। कैपिटल N की वैल्यू है 175 एंड एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ओके, 1 मीटर 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, राइट। इट यूजेस अ टोर्शन बैंड ऑफ टोर्शन कांस्टेंट, किसकी वैल्यू दी हुई है, कैपिटल K की, कितना है, -6 न्यूटन मीटर बाय रेडियन। अब देखो यहाँ पर जो K की जो टोर्शन कांस्टेंट होता है उसकी यूनिट ये आ गई। अब ये यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है, रेडियन दिया हुआ है, और क्या दे सकते थे, डिग्री भी दे सकते थे। रेडियन किसकी यूनिट होती है, एंगल की, राइट। इन्होंने रेडियन में दिया है तो हमें मेक श्योर करना है या तो सब रेडियन में रहे या फिर सब एंगल डिग्री में। ओके, ध्यान रखना इस चीज का। आगे इन्होंने बोला है द कोयल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी पैरेलल टू इट्स प्लेन, द कोयल डिफ्लेक्ट्स बाय 1 डिग्री फ्रॉम अ करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर। आई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 × 10 टू द पावर -3 एम्पियर। मेक श्योर कर रहे हैं हम कि सब SI यूनिट में रहे। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। ये जो सब वैल्यूज दी हुई है ये कौन सी सिचुएशन में दिखाई दे रही है, K phi equals to NI AB sin थीटा, इक्विलिब्रियम में। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये बोल रहे हैं कोयल डिफ्लेक्ट्स बाय 1 डिग्री फॉर अ करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर। एक पर्टिकुलर करंट के लिए उन्होंने एक पर्टिकुलर डिफ्लेक्शन की वैल्यू आपको प्रोवाइड करा दी है, तो जो सिचुएशन है वो स्टेबल है, वहां पर फ्लक्चुएशंस नहीं हो रहे हैं। दैट्स मीन ये किसकी बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम की। ओके, तो ये एक्सप्रेशन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर K की वैल्यू क्या है, 10 टू द पावर -6, लेकिन ये किसमें है, रेडियन में। डिफ्लेक्ट्स बाय 1 डिग्री, ये किसकी वैल्यू दी हुई है इन्होंने, फाई की। ओके, 1 डिग्री, और ये डिग्री में है, K हमारे पास रेडियन में है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज कर सकते हैं, देखो 180 डिग्री को हम लिखते हैं पाई रेडियन, है ना, ये रेडियन में यूनिट आ जाएगी। 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई बाय 180 रेडियन, राइट। तो हम 1 डिग्री को किससे इक्वेट कर सकते हैं, पाई बाय 180। ओके, एन की वैल्यू 175 इंटू 10 टू द पावर -3, एरिया 10 टू द पावर -4, बी हमें चाहिए, और साथ में क्या आ जाएगा, साइन थीटा। ओके,
यहाँ पर थीटा की अगर हम बात करें, ये किस किस के बीच में एंगल है? यहाँ पर ये एंगल होता है बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इसके लिए देखो इन्होंने सिचुएशन दी हुई है, कोइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी पैरेलल टू इट्स प्लेन। हम कैसे सिचुएशन लेते हैं जब हम गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं? सपोज ये मेरे पास एक साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। जब हम इन दोनों मैग्नेट्स के बीच में डायरेक्शन देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की, तो वो कैसे आएगी? कुछ इस तरह, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की साइड। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इन्होंने बोला है जो कोइल है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलली प्लेस्ड है, मतलब ये आप कोइल मान सकते हो, ये इस तरह से प्लेस्ड है। ओके, हमें क्या चाहिए? एंगल चाहिए मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच। एरिया वेक्टर किसका आएगा? जो कोइल है उसका एरिया वेक्टर। तो कोइल का प्लेन ये है, ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसका एरिया वेक्टर कैसे आ जाएगा? इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ओके, तो दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया फिर? 90 डिग्री। तो थीटा यहां पर कितना है? 90 डिग्री है, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? और यहाँ पर जो ये पाई है इसकी वैल्यू कितनी होती है? 3.14 मैथमेटिकल वैल्यू। ओके, तो इसको सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास अराउंड 10⁻³ टेस्ला। नेक्स्ट है हमारे पास Q इक्वल्स टू 1, चार्ज दिया हुआ है, वेक्टर V स्पीड दी हुई है, और वेक्टर F फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स। इफ F इक्वल्स टू QVB and B is Bx, By, Bz, what will be the complete expression for vector B? देखो यहाँ पर ये वेक्टर बी का एक्सप्रेशन जानना चाहते हैं, है ना। ऑप्शंस भी दिए हुए हैं और इसको हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जो फर्स्ट मेथड है वो क्या है कि आप सिंपली इस एक्सप्रेशन को यूज करोगे, इसमें आपके पास जो वैल्यूज दी हुई है उनको प्लेस करोगे। ओके, अब यहां पर क्या करना है फर्दर? इनका आपको वेक्टर प्रोडक्ट लेना है ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए, और फिर जो रिजल्ट आएगा, सपोज यहां पर मेरे पास रिजल्ट आया है CXi कैप CYj कैप प्लस CZk कैप, और एक मेरे पास यहां पर है, अब क्या करना है? दोनों को कंपेयर करना है। एक्स एक्सिस के अलोंग जो आ रहे हैं CX, वाई एक्सिस के अलोंग जो आ रहे हैं -20, यहाँ पर J कंपोनेंट के साथ है जो, और यहाँ पर कौन है J के साथ में? CY, यहाँ पर K के साथ 12 है और यहाँ पर CZ है। ओके, अब देखो ये तो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड केस हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पर ये एज्यूम किया हुआ है, लेकिन आप जब इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ पर ये जो सिचुएशन आएगी ये कॉम्प्लिकेटेड होगी, इक्वेशंस की फॉर्म में आएगी, आपके पास 3 इक्वेशंस बन जाएंगी। ओके, और उनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा और फिर वहां से Bx, By, Bz की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो कि एक लेंथी प्रोसेस है। तो हम इसको यूज नहीं करेंगे, बट ये एक मेथड है, अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं, बट एग्जाम डे पे करना नॉट अलाउड। ओके, बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो क्या करें, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? इसके लिए हम यूज करेंगे इस वेक्टर प्रोडक्ट को। आपको वेक्टर प्रोडक्ट की बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। जैसे अगर हम एक जनरल केस ले लें, वेक्टर A इक्वल्स टू C क्रॉस D, इसका मतलब क्या होता है कि जो वेक्टर A है, जो कि रिजल्ट आ रहा है C और D को मल्टीप्लाई करने के बाद, उसकी जो डायरेक्शन है वो वेक्टर C के भी परपेंडिकुलर है और वेक्टर D के भी परपेंडिकुलर है। मतलब अगर आप वेक्टर A और वेक्टर C के बीच में एंगल देखोगे, वो कितना आएगा? 90। साथ में जो वेक्टर A और वेक्टर D के बीच एंगल है वो भी कितना होगा? 90।
सी और डी की कोई भी डायरेक्शन हो, जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो इन दोनों से 90 डिग्री पर होगा। ओके ओके, अब क्या हम यहां पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं? ये हमने कैसे किया, देखो ए डॉट सी जब हम करते हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट। इसमें हम क्या करते हैं, दोनों वेक्टर लेंगे और साथ में क्या लेंगे, कोस थीटा। अब देखो यहाँ पर थीटा क्या है, वेक्टर ए और सी के बीच का एंगल, जो कि कितना है 90 इस सिचुएशन में। तो जब हम यहाँ पर वैल्यू प्लेस करेंगे ये कितना आ जाएगा, कोस 90 0 होता है, तो ये कितना आ जाएगा, 0। सिमिलरली जब हम इसको ओपन करके सोल्व करने का ट्राई करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 0। मतलब अगर हमारे पास कुछ इस तरह से लिखा हुआ है और उसमें हम ए का डॉट प्रोडक्ट ले सी के साथ में, ए का डॉट प्रोडक्ट ले डी के साथ में, तो हमेशा कितना आएगा, हमेशा ऑलवेज 0। तो क्या हम यहाँ पर ऐसी ही दो जनरलाइज इक्वेशंस लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका अगर आप डॉट प्रोडक्ट लो वी के साथ में, वो भी कितना आएगा, 0। और अगर किसके साथ में लो, बी के साथ में, वो भी कितना आएगा, 0। इन्हीं को हमें यूज करना है। ओके, तो पहले किसे यूज कर लेते हैं, एफ डॉट बी को यूज करके देख लेते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम इसको यूज कर लेंगे, अदरवाइज नहीं। वैसे हमारा काम इसी से हो जाएगा। सो फ्रॉम एफ डॉट बी इक्वल्स टू 0, यूज कैसे करना है इसको, देखो हमारे पास चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। एफ की वैल्यू है हमारे पास, बी की वैल्यूज इन चारों में से एक ऐसी वैल्यू होगी जो करेक्ट होगी। पता कैसे चलेगा कौन सी वैल्यू करेक्ट है, जिसका डॉट प्रोडक्ट हम जब एफ के साथ लेंगे वो 0 आ जाएगा, वही करेक्ट वैल्यू होगी। तो हमें चारों ऑप्शंस को चेक करना है वन बाय वन करके, जिसका भी डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा वही एग्जैक्ट वैल्यू होगी, वही एग्जैक्ट ऑप्शन होगा। ओके, अब चार ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा, ये तो लेंदी प्रोसेस हो, लेंदी नहीं है, हम यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। और डॉट प्रोडक्ट करना बहुत इजी होता है, बिकॉज हमें पता होता है सिर्फ वही वैल्यूज यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगी जिसमें हम आई डॉट आई के साथ प्रोडक्ट कर रहे होंगे, जे डॉट जे कर रहे होंगे और के डॉट के कर रहे होंगे। ये हमारे पास 1 हो जाते हैं और बाकी सब जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे आई जे आई के, वो सब 0 हो जाएंगे। ओके, करते हैं, देखो एफ डॉट बी क्या आएगा, 4i कैप माइनस 20j कैप प्लस 20k कैप। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ में लेना है, फर्स्ट ऑप्शन 8i कैप प्लस 8j कैप माइनस 6k कैप। ओके, कैसे लेंगे, देखो इसमें हम इसकी सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जब हम i का j के साथ पेयर लेंगे वो 0 हो जाएगा, i का k के साथ में लेंगे वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो कितना आएगा, और i डॉट i करेंगे वो 1 हो जाएगा। ओके, अब आगे -20, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ किसके साथ में, j कैप के साथ में। j डॉट j भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बाकी j का i के साथ करोगे 0 आ जाएगा, j के k के साथ करोगे वो भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 12k कैप, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में, माइनस के कैप के साथ में, कितना आएगा -72, और k कैप डॉट k कैप ये भी अगेन कितना हो जाएगा, 1। जैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट में करते हैं कि हम एक एक का सबके साथ में पेयर लेते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर लेंगे तो वो सब कितने आ जाएंगे, 0। तो फाइनली बस यही होता है कि क्योंकि आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो, आई को आप सीधा सीधा आई के साथ मल्टीप्लाई कर लो, जे को जे के साथ, के को के के साथ, बाकी सब 0 हो जाएंगे। क्या ये 0 के इक्वल आ सकता है, नहीं। ऑप्शन बी, ये 0 के इक्वल आ रहा है, दैट्स मीन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारे पास, a long wire carrying a steady current is bent into a circular loop
ऑफ एन वन ऑफ वन टर्न। हमारे पास एक लॉन्ग वायर है और इसको हमने बेंड कर दिया है। मान लेते हैं लेंथ कितनी है इस वायर की, दी नहीं है, हम मान रहे हैं एल। ओके, फर्दर इन्होंने बोला है इसको इन्होंने किस में बेंड कर दिया है, एक सर्कुलर लूप में। तो मान लेते हैं इसकी रेडियस कितनी होगी फिर, आर। ये भी हमने कंसीडर किया है। ओके, इन्होंने बोला है द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज बी। हम क्या यूज कर सकते हैं, B इक्वल्स टू म्यू नोट आई बाय 2r। आइडियली ये मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए सेंटर पर। अब इन्होंने B की वैल्यू दी हुई है, ओके, नहीं बताया कितनी करंट फ्लो हो रही है और ना ही इन्होंने रेडियस बताई है। सो बेसिकली हमें B दिया हुआ है, लेकिन इसे हमने जिसकी टर्म में लिखा है म्यू नोट आई बाय 2r, ये हमें कुछ भी नहीं पता है, किसी की भी वैल्यू नहीं पता है, तो इनको रिप्लेस करना पड़ेगा। ओके, बस हम B यूज कर सकते हैं। ओके, इन्होंने बोला है इट इज देन बेंट इनटू अ सर्कुलर कोइल ऑफ n टर्न्स। The magnetic field at the center of this coil of n turns will be। अब नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, अगेन इस वायर को लिया, अब इन्होंने इसको इस तरह से सर्कुलर लूप में कन्वर्ट किया है कि इसकी जो रेडियस है मान लेते हैं कितनी है, r। ओके, और इसमें टोटल टर्न कितने आ रहे हैं, इन्होंने नंबर बताया है n। यहां पर क्या था, एक सिंगल टर्न था, एक सिंगल टर्न में पूरा वायर कवर हो जाए, इस तरह से इसको बेंड किया गया था। इस बार कैसे बेंड किया है कि यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्न्स आ रहे हैं, तब लेंथ पूरी कवर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप। अब इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, अगेन अप्लाई कर सकते हैं म्यू नोट आई बाय 2 आर नोट, लिख लेते हैं इसको, बी नोट इक्वल्स टू म्यू नोट आई बाय 2 आर नोट। ओके, अब देखो ये यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड हमने ली है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमने ली है, ये इस सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन सिर्फ एक टर्न के लिए। इन्होंने क्या बोला कि यहाँ पर कितनी टर्न्स है, n, तो क्या करेंगे, इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। आर नोट क्या है यहाँ पर, हियर आर नोट इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द लूप। ओके, ऑफ वन लूप, और हम मान रहे हैं कि सारे लूप की रेडियस सेम है, बट यहाँ पर हमें क्या लिखना है, सिर्फ एक लूप की रेडियस को। ओके, क्योंकि हमने n टाइम्स इसको ऑलरेडी ले लिया है। ओके, तो हमें r चाहिए, तो बी नोट इक्वल्स टू क्या हो गया, ये म्यू नोट आई n बाय 2r। ये इक्वेशन नंबर 2। इन्होंने बोला है, अगर ऑप्शंस में हम देखें, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस कोइल ऑफ एन टर्न्स विल बी। इन्होंने जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B की टर्म्स में है, मतलब इस B की टर्म्स में है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से B की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रिप्लेस करेंगे। ओके, करते हैं, कितना आ जाएगा, बी आर डिवाइडेड बाय आर और साथ में n। अब देखो यहाँ पर ना तो हमें r की, कैपिटल R की एग्जैक्ट वैल्यू पता है, ना ही स्मॉल r की एग्जैक्ट वैल्यू पता है, और ना ही हमें यहाँ पर दी गई है। तो क्या करना पड़ेगा, हम इसको लेंथ की टर्म्स में निकाल लेते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों ही जो लूप है वो ये L लेंथ के वायर से मिलकर बने हैं, है ना, इस L लेंथ के वायर को बेंड करके बनाए गए हैं।
तो वहां से हमारा पर्सपेक्टिव ये है कि अभी आर भी डिफरेंट है, स्मॉल आर भी डिफरेंट है। अगर हम इन दोनों को सेपरेटली स्मॉल एल की टर्म्स में निकाल ले तो शायद एल कैंसिल आउट हो जाए, क्योंकि हमें अपना फाइनल आंसर में स्मॉल एल भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी नहीं दिया है। ओके, सो कैसे कर सकते हैं ये? अगर हम बात करें जो कैपिटल आर रेडियस का लूप है उसकी जो सरकमफ्रेंस होगी वो क्या आ जाएगी, 2 पाई आर, और वो किसके इक्वल होनी चाहिए, स्मॉल एल के। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एल। ओके, अगेन फॉर लूप ऑफ रेडियस लूप्स लेंगे, क्योंकि इस बार एक अकेला लूप नहीं है। ओके, तो अगर हम नेट या टोटल सरकमफ्रेंस की बात करें, एक लूप की सरकमफ्रेंस कितनी होगी, 2 पाई स्मॉल आर, लेकिन कितने लूप हैं, एन लूप हैं, और ये सब किससे मिलके बने हुए हैं, किसको बेंड करके बनाए गए हैं, एल लेंथ के वायर को, तो किसके इक्वल होनी चाहिए, एल के। तो यहां से स्मॉल आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल बाय 2 पाई एन। इन दोनों वैल्यूज को कहां प्लेस करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। सो फ्रॉम 3 कितना आ जाएगा, b equals to b naught equals to nb l by 2 pi l by 2 pi n। क्या कैंसिल आउट हो रहा है और क्या बच रहा है, n स्क्वायर b। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। ओके ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं। An arrangement of 3 parallel straight wires placed perpendicular to the plane of paper carrying the same current in the same direction is shown in the figure. The magnitude of force per unit length on the middle wire B is given by। यहाँ पर हमारे पास ये एक फिगर दी हुई है। ओके, और स्टेटमेंट वाइज हम इसको समझ सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 3 पैरेलल वायर्स हैं। ओके, क्योंकि ये वायर्स देखो, ये वायर नहीं है, 3 वायर्स जिनकी बात कर रहे हैं वो है वायर ए, वायर बी और वायर सी। ये तो डी डिस्टेंस है, ये कंफ्यूज करने के लिए आपको इस तरह से दी जाती है। ओके, ये वायर नहीं है, क्लियर हुआ। ये डॉटेड लाइन पहले इसीलिए नहीं मैंने बनाई थी बिकॉज आपको क्वेश्चन में इसी तरह से दी जाती है, तो स्टेटमेंट आपको समझना पड़ेगा। अब ये रखे हुए किस तरह से है, देखो, अगर हम दो वायर्स को इस तरह से प्लेस कर दें, दोनों स्ट्रेट है, दोनों पैरेलल है, लेकिन जब आप फ्रंट से देखोगे तो आपको पूरा वायर नहीं दिखेगा, बस ये 2 पॉइंट्स नजर आएंगे। इसी तरह से इन्होंने वायर ए और बी को रखा हुआ है। वायर बीसी की बात करें तो ये इस तरह से आ जाएंगे। ओके, यहां पर भी आपको ये वायर बी, ये वायर सी, तो ये सिर्फ पॉइंट्स नजर आएंगे। यहां पर क्या जानना चाहते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द मिडिल वायर बी इज गिवन बाय। वायर बी पर मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, किस किस के कारण आएगा। इन्होंने बोला है कि तीनों वायर में सेम डायरेक्शन में सेम अमाउंट की करंट फ्लो हो रही है, तो वायर सी की करंट के कारण भी यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स आएगा, वायर ए की करंट के कारण भी यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स आएगा। तो निकाल लेते हैं, तीनों में करंट सेम है, मान लेते हैं करंट कितनी है, आई। कैसे आएगा ये, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए प्लस फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी।
ये वेक्टर फॉर्म है, हमें ऑप्शंस में देख सकते हैं मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो इस वेक्टर फॉर्म को निकालने के बाद हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। ओके, अभी इस पर फोकस करते हैं बिकॉज पहले यही चाहिए। अब यहां पर ये कैसे निकाले, करंट है, ओके, मैग्नेटिक फील्ड है, तो कौन सा एक्सप्रेशन यूज करेंगे, BIL साइन थीटा, ओके, और साथ में आ जाएगी डायरेक्शन। अब देखो यहां पर ये L लेंथ किसकी आएगी, लेंथ ऑफ वायर B, और I करंट इन वायर B, और जो यहां पर हमने B लिखा हुआ है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन वायर ए। पहले क्या करना है, वायर ए के कारण वायर बी के पॉइंट्स पर जो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो निकालनी है। आई करंट हमें पता है, स्मॉल आई है। लेंथ इन्होंने बोला है कि हमारे पास पैरेलल स्ट्रेट वायर्स है, लेंथ की इन्होंने बात नहीं की है, तो एल सेगमेंट ले लेंगे हम, वायर बी के एल सेगमेंट पर ये फोर्स निकाल सकते हैं। ओके, तो ये एल लेंथ हम खुद से एज्यूम कर लेंगे एज अ लाइन एलिमेंट। क्लियर है, ओके। बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। बी कैसे आएगा, म्यू नोट आई बाय 2πd। डी क्या हो जाएगी, वायर ए से वायर बी के पॉइंट्स की डिस्टेंस। अब दोनों वायर ए और बी दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो हम इससे इसकी किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस देखें कितनी आएगी, डी डिस्टेंस आएगी। ये देखो यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ भी है, ये कितनी है, स्मॉल डी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई। ओके, तो यहां से हमारे पास एफ बी ए कितना आ जाएगा, म्यू नोट आई बाय 2πd। ये बी की वैल्यू कैपिटल आई स्मॉल आई से रिप्लेस कर देंगे, एल लेंथ हो जाएगी। बात करें थीटा की, देखो थीटा के लिए हमें करंट की डायरेक्शन पता होनी चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता होनी चाहिए, देन हम फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, वायर बी के किसी भी पॉइंट पर अगर हम चेक करें तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, इस तरह से, ये प्लेन है और ये इस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है, मतलब इस डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट पर आप चेक करो। ओके, अब हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। यहां पर इस डायरेक्शन पे करंट फ्लो हो रही है वायर बी में, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ रही है इस वायर के कारण, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90, तो ये कितना आ जाएगा, 90। डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज करेंगे, राइट हैंड। करंट इसमें किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। फोर्स कैसे आ रहा है, टुवर्ड्स वायर ए, तो ये आ जाएगा टुवर्ड्स वायर ए। क्लियर हुआ इतना, इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। सिमिलरली किसकी बात करेंगे, फॉर वायर सी, हमें क्या चाहिए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, कैसे आएगा, बी आई एल साइन थीटा और डायरेक्शन। यहां पर बी क्या है,
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन वायर सी। तो इसको हम बी सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और यहां पर कंफ्यूजन ना हो, इसको हम बी ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ओके ओके, अब वैल्यूज को प्लेस करेंगे। देखो यहां पर BC की वैल्यू भी कितनी आएगी, क्योंकि फिगर में देखो ये कुछ इस तरह से रखे हुए दोनों वायर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये डिस्टेंस हमें बताई गई है, कितनी है, d डिस्टेंस। तो ये एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा, जितना BA का आया था म्यू नोट I बाय 2πd, म्यू नोट I बाय 2πd। ओके, वैल्यू को यहाँ पर प्लेस करेंगे, कितना आएगा, म्यू नोट I बाय 2πd। ये वाली I करंट I स्क्वायर आ जाएगा, और अगेन L लेंथ के लिए निकाल रहे हैं तो L। बात करें डायरेक्शन की, तो इस बार करंट इसमें फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, हमें इसके पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो कैसे आएगी, इस तरह से। ये प्लेन है और ये इस तरह से जा रही है, हम ये डायरेक्शन डिफाइन नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। हमें इतना तो पता है कि इस वायर बी में करंट इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से आ रही है, तो जो थीटा है वो कितना रहेगा यहाँ पर 90, मतलब साइन 90 1 हो जाएगा। ओके, बात करें फोर्स की डायरेक्शन की, तो इसकी बात करनी है, करंट इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से आ रही है, तो फोर्स टुवर्ड्स वायर सी। तो ये क्या आ गया, टुवर्ड वायर सी। क्लियर है, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3। वैल्यूज को कहाँ प्लेस करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। लेकिन उससे पहले यहां पर ये देखो, जो एफ बी सी है फोर्स, उसकी डायरेक्शन किस साइड आई है, टुवर्ड्स सी। ओके, और जो एफ बी ए है उसकी डायरेक्शन कैसे आई है, टुवर्ड्स ए। अगर हम यहाँ पर यूनिट वेक्टर्स की बात करें, ये अगर हम क्या ले ले, एक्स एक्सेस, तो ये डायरेक्शन को हम बोल सकते हैं आई कैप। इसको अगर हम ले ले वाई एक्सेस, तो इसको हम बोल सकते हैं माइनस जे कैप। ये हो जाएगा जे कैप और ये माइनस आई कैप। तो टुवर्ड्स सी क्या डायरेक्शन आएगी, आई कैप। टुवर्ड्स ए क्या डायरेक्शन आएगी, माइनस जे कैप। अब रख देते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में। सो फ्रॉम 1 एफ कितना आ जाएगा, म्यू नोट आई स्क्वायर एल बाय 2πd आई कैप माइनस जे कैप। अब हमें क्या चाहिए, वेक्टर फॉर्म अगर चाहिए होती तो ये आंसर था। हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करेंगे, वाई के अलोंग, जेड के अलोंग, और फिर उन सबको ऐड कर देंगे। यहाँ पर एक्स के अलोंग कितना है कंपोनेंट फोर्स का, ये है, और वाई के अलोंग ओके। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, ये कुछ इस तरह से है।
ओके, तो जो I के साथ आ रहा है वो x कंपोनेंट, जो j के साथ आ रहा है वो y कंपोनेंट, और z fz ये 0 है। सो एफ बी कितना आ जाएगा हमारे पास, म्यू नोट आई स्क्वायर एल बाय 2 पाई डी होल स्क्वायर, और साथ में आएगा 2 मल्टीप्लाई में, तो कितना आ जाएगा ये, √2 म्यू नोट आई स्क्वायर एल बाय 2 पाई डी। √2 से कैंसिल आउट होगा, कितना आएगा, म्यू नोट आई स्क्वायर एल बाय √2 पाई डी। ओके, ऑप्शंस मैच कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब देखो यहाँ पर आपको किसी भी ऑप्शन में एल नजर नहीं आ रहा होगा, दैट्स मीन इन्होंने क्या किया है, हमने एल लेंथ के लिए फोर्स देखा था, इन्होंने यूनिट लेंथ के लिए फोर्स देखा है, मतलब एल को क्या रख दिया है, 1 मीटर। ओके, तो इतना रिप्लेसमेंट तो समझ आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ अ स्क्वायर लूप ABCD carrying a current I is placed near and coplanar with a long straight conductor carrying a current capital I, what will be the net force on the loop? देखो हमारे पास लूप दिया हुआ है, लूप है ABCD, ओके, और इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, I। ये एक स्क्वायर लूप है, ओके, दिया भी है, और ये जो हमारे पास साइड दी हुई है उनकी लेंथ से भी देख सकते हैं, दोनों की लेंथ कितनी है, कैपिटल N। अब ये जानना चाहते हैं कि इस लूप में करंट फ्लो हो रही है तो इस पर नेट मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा। ओके, अब देखो इसकी खुद के करंट के कारण तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं आएगा। ओके, इसके पास जो ये वायर रखा हुआ है इसमें जो करंट फ्लो हो रही है उसके कारण इस लूप के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। ओके, और जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है ये लूप, इससे करंट फ्लो होगी तो इस पर क्या आएगा, मैग्नेटिक फोर्स आएगा। तो उसी मैग्नेटिक फोर्स की ये बात कर रहे हैं। अब इस लूप के लिए अगर हम नेट मैग्नेटिक फोर्स देखें तो वो कैसे निकलेगा, स्क्वायर लूप है, हर एक साइड के लिए हमें सेपरेटली क्या निकालना पड़ेगा, मैग्नेटिक फोर्स। जैसे अगर हम बात करें साइड AD पर जो फोर्स वर्क करेगा, BC पर जो फोर्स वर्क करेगा, CD पर फोर्स आएगा, प्लस AB पर जो फोर्स आएगा, इन सबको हमें निकालना है और फिर ऐड कर देना है, विद डायरेक्शन ऐड करेंगे बिकॉज हम फोर्स की बात कर रहे हैं। यहां पर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, I L क्रॉस B, है ना, एक वायर है L लेंथ का, उसमें I करंट फ्लो हो रही है, और यहाँ पर इस वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी है, B, तो उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स वर्क करेगा वो कितना होगा, I L क्रॉस B। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, I B L साइन थीटा, ओके, और साथ में क्या आ जाएगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ पर जो ये थीटा है ये किस किस के बीच का एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर L के बीच का एंगल है। वेक्टर L हम कैसे लेंगे, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उसी में हम लेंथ की डायरेक्शन ले लेंगे। ओके, बात कर लेते हैं पहले फोर्स AD की, अप्लाई करेंगे IBL साइन थीटा वेक्टर F। ओके, ये है मेरे पास AD साइड, इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, स्मॉल I, तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, स्मॉल I। लेंथ कितनी है इसकी, कैपिटल L, तो ये आ जाएगा कैपिटल L। मैग्नेटिक फील्ड B, ये मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण आई है, ये जो XY
वायर है, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगी। और हम किस पोजीशन पर बात कर रहे हैं, एडी साइड पर। ओके, बात करें एंगल की, ये हम अभी देखेंगे। और यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास डायरेक्शन। ओके, अब बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। क्या एक्सप्रेशन आएगा यहाँ पर, म्यू नॉट I बाय 2 पाई आर। हमारे पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, उस पर हम क्या जानना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, म्यू नॉट I बाय 2 पाई आर। और यहाँ पर r कितना है, ये देखो ये वायर है हमारे पास जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगी। हम कहाँ पर निकालना चाहते हैं, एडी साइड पर। और इस एडी जो साइड है इस लूप की, इसके किसी भी पॉइंट पर आप देखो, हर पॉइंट इस वायर से कितने डिस्टेंस पर है, L बाय 2 डिस्टेंस पर। दैट्स मीन यहाँ पर जो स्मॉल r की वैल्यू है वो कितनी है, L बाय 2। ओके ओके, बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की। देखो ये सपोज मेरे पास ये वो वायर है जिसमें कैपिटल I करंट फ्लो हो रही है, और ये एडी साइड ऑफ लूप। ओके, अब देखो इसमें इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, इसके पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ये हमारे पास प्लेन है, तो कैसे आएगी, इस तरह से, इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो हम यहाँ पर इस तरह इसको शो कर सकते हैं, है ना, किसकी डायरेक्शन है ये। ओके, ये क्या आ जाएगी, इनटू द प्लेन। सॉरी, ये ए डी है। ओके, अब देखो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, एंगल थीटा, किस किस के बीच में, लेंथ एल और बी के बीच में। हमारे पास जो एडी वायर है वो ये है, तो इसकी लेंथ ये आ जाएगी इस एक्सिस के अलोंग। ओके, और इसमें करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो यही हमारे पास वेक्टर एल की डायरेक्शन होगी। ओके ओके, मैग्नेटिक फील्ड कैसे आई है, ये हमारे पास प्लेन है, तो इसमें इनटू द प्लेन आई है। ओके, तो हमें क्या चाहिए, दोनों के बीच में एंगल। ये वेक्टर एल, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों के बीच एंगल कितना आ रहा है, 90। तो यहां पर हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90। क्लियर है। बात करें जो फोर्स की डायरेक्शन है, ये मेरे पास करंट की डायरेक्शन हो गई इस एडी में, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो फोर्स किस साइड आ रहा है, जिस साइड हमारे पास ये वायर रखा हुआ था, एक्स वाई। ये मेरे पास करंट इस वायर में, ये इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और फोर्स इस साइड आ रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टुवर्ड्स एक्स वाई। सिमिलरली हम किसके लिए निकाल सकते हैं, जो साइड है BC। ओके, ये BC जो साइड है ये इस एक्स वाई वायर से कितनी डिस्टेंस पर है, L बाय 2 प्लस L, मतलब 3L बाय 2 डिस्टेंस पर है। सारे पॉइंट्स इतनी डिस्टेंस पर हैं, तो यहां पर जब हम फोर्स निकालेंगे किसके लिए, BC के लिए, करंट कितनी आ जाएगी, सेम एक्सप्रेशन यूज होगा, IBL साइन थीटा और उसकी डायरेक्शन, BC आ गया। ओके ओके, अब बात कर लेते हैं फोर्स ऑन CD। देखो CD में क्या प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर आप किसी भी पॉइंट को देखो, सपोज मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया और मैंने बोला ये कितनी डिस्टेंस पर है, x0 डिस्टेंस पर है इस वायर से। तो अब मैं इस पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगी तो वो कितनी डिस्टेंस के लिए निकालूंगी, x0। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लिया है, वो कितनी डिस्टेंस पर होगा, क्या x0 डिस्टेंस पर होगा, नहीं, उसकी डिस्टेंस एक्स वाई वायर से चेंज हो चुकी है। मतलब इस साइड पर CD पर मैं जहां पर भी पॉइंट लूं,
हर पॉइंट एक्स वाई से डिफरेंट डिस्टेंस पर है, दैट्स मीन हर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो तो कंफर्म है, वो डिफरेंट आएगा। मतलब हमें 1/1 करके इस सीडी के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ेगी, है ना, अगर हमें उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। अब ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया, तो पहले क्या करते हैं, एक बार डायरेक्शन चेक कर लेते हैं। यहां पर हमारे पास ये एक्स वाई है और ये इस तरह से मेरे पास सीडी वायर है। ओके, इस एक्स वाई वायर में इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, ये मेरे पास प्लेन है। ओके, ये मेरे पास प्लेन है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। इस सीडी जो साइड है इस पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, कैसे आएगी, ये प्लेन है इनटू द प्लेन। किसी भी पॉइंट पर, सपोज इस पॉइंट पर मैं निकालूं या इस पॉइंट पर मैं निकालूं, सब पर कैसी आएगी, इनटू द प्लेन। तो एक चीज यहाँ पर क्लियर है कि मैग्नीट्यूड, अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की, तो वो तो डिफरेंट आएगा हर पॉइंट के लिए, लेकिन डायरेक्शन सेम होगी। तो इस केस को थोड़ा सा जनरलाइज वे में सॉल्व करते हैं। ओके, कैसे, 4FCD। ओके, यहां पर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी अगर हम सिर्फ डायरेक्शन की बात करें, कैसे आ रही है, इनटू दी प्लेन। अब क्या हम यहाँ पर फोर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि सबके लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, करंट की डायरेक्शन सेम है, इस वायर के जितने भी पॉइंट्स है, अगर हम किसकी डायरेक्शन निकाले, फोर्स की, कैसे आएगी, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में करंट जा रही है, तो फोर्स कैसे आएगा, इस डायरेक्शन में। मतलब ये मेरे पास सीडी वायर, आप इसको ले सकते हो, तो इस डायरेक्शन में फोर्स आएगा। किसी भी पॉइंट पर चेक करो, यहां पर कोई पॉइंट लो, यहां पर कोई पॉइंट लो, यहां पर कोई पॉइंट लो, सब पर जो डायरेक्शन है वो सीडी आएगी और मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड डिफरेंट आएगा। तो एक काम करते हैं, एक्स वाई वायर, और इससे हम एक्स नोट डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले रहे हैं, ये वाला पॉइंट है ना। मान लेते हैं इस एक्स नोट डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी है, और करंट कितनी फ्लो हो रही है, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, और जो फोर्स आएगा वो कितना है, एफ नोट। ओके, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब अगर हम किसके लिए बात करें, फोर, कौन सी साइड बची हुई है, साइड ए बी। ये हो जाएगा हमारे पास ए बी वायर। ओके, अब देखो ये दोनों जो सी डी है और जो ए बी है दोनों सेम लेंथ के हैं, एक्स वाई से सेम डिस्टेंस पर हैं। तो अगर हम यहां पर एक्स नोट डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेना चाहे तो ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, हमें एक पॉइंट मिल जाएगा जो किससे, एक्स वाई वायर से एक्स नोट डिस्टेंस पर होगा, जैसे एक पॉइंट सी डी पर हमें मिल गया था एक्स नोट डिस्टेंस पर। ओके, क्योंकि सेम डिस्टेंस पर ले रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगी। मान लेते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई थी, बी नोट, तो यहाँ पर भी कितनी आएगी, बी नोट आएगी। डायरेक्शन की बात करें कैसे आएगी, वो भी इनटू द प्लेन आएगी। ओके, ओके, बात करें फोर्स की डायरेक्शन की, वो कैसे आएगी, देखो राइट हैंड को यूज करके फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे तो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, मतलब इस डायरेक्शन में। अब देखो यहाँ पर हमने जो ये फोर्स निकाला है और एक फोर्स ये जो यहाँ पर निकाला था, इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे और डायरेक्शन डिफरेंट होगी। मैग्नीट्यूड कैसे सेम होंगे, इस पॉइंट पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देख रहे थे, हमने माना था कितनी है, बी नोट, एक्स नोट डिस्टेंस पर बी नोट मैग्नेटिक फील्ड आ रही है और करंट कितनी फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है, तो हमारे पास एफ नोट कितना आना चाहिए, बी नोट आई
और ये इसकी लेंथ कितनी है L, राइट। वैसे ही हम यहाँ पर जब एफ नोट निकालेंगे तो क्योंकि एक्स नोट डिस्टेंस पर देख रहे हैं तो सेम मैग्नीट्यूड आएगा बी नोट। करंट आई फ्लो हो रही है, इस ए बी की भी लेंथ कितनी है कैपिटल एल। तो ये जो दोनों फोर्सेस हैं, मतलब जो सी डी है और जो ए बी है, वो मैग्नीट्यूड वाइज कैसे हैं, सेम है। और अगर हम डायरेक्शन वाइज देखें तो डायरेक्शन ऑपोजिट आ रही है। इतना क्लियर हुआ। अब देखो ओवरऑल हमें क्या करना था, जितने भी फोर्सेस थे उन सबको ऐड करना था। अगर हम इन दोनों साइड्स की बात करें, सीडी के इस पॉइंट का जो कि एक्स नोट डिस्टेंस पर है, इस पर जो फोर्स आ रहा है, ए बी साइड पर सेम डिस्टेंस पर जो फोर्स आ रहा है, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसी तरह हम इस सीडी पर कोई भी पॉइंट ले, उस पर फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा। ओके, ए बी पर कोई भी पॉइंट ले, उस पर फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा। सेम डिस्टेंस वाले फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। एज अ रिजल्ट हम बोल सकते हैं कि हम जब क्या निकालेंगे, एफ ए बी प्लस एफ सी डी, तो जितने भी फोर्सेस आएंगे, हम वन बाय वन करके सबको कैलकुलेट नहीं कर सकते बिकॉज एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ जाएगी। लेकिन हम जनरल वे में ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सीडी वायर के जितने भी पॉइंट्स हैं उन पर जो फोर्सेस आ रहे हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। कौन से फोर्सेस से, ए बी वायर के जो फोर्सेस है उनसे। और एज अ रिजल्ट फोर्स कितना आएगा, 0। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एफ ए डी बचा हुआ है, क्या वैल्यू आ रही है इसकी, आई एल म्यू नोट आई बाय पाई एल, और डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड्स एक्स वाई। टूवर्ड्स एक्स वाई हम क्या ले सकते हैं, इस डायरेक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, माइनस आई कैप, और इस डायरेक्शन को क्या बोल सकते हैं, प्लस आई कैप, राइट। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस आई कैप। एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा, म्यू नोट स्मॉल आई कैपिटल आई डिवाइडेड बाय पाई, और ये डायरेक्शन आ जाएगी माइनस आई कैप। ओके, इसको बोल देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, और इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, म्यू नोट स्मॉल आई कैपिटल आई डिवाइडेड बाय 3 पाई अवे फ्रॉम एक्स वाई, मतलब प्लस आई कैप डायरेक्शन, और इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 4। इन सब वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस करेंगे तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, म्यू नोट आई स्मॉल आई कैपिटल आई डिवाइडेड बाय पाई माइनस आई कैप प्लस म्यू नोट आई कैपिटल आई डिवाइडेड बाय 3 पाई प्लस आई कैप, म्यू नोट आई तो यहां पर जो नेट फोर्स आ गया वो क्या आया है, 2 म्यू नोट स्मॉल आई कैपिटल आई डिवाइडेड बाय 3 माइनस आई कैप उसकी डायरेक्शन है। तो यहां पर जो हमारे पास ये लूप है, माइनस आई कैप मतलब जो नेट फोर्स आ रहा है उसकी डायरेक्शन फाइनली ये है। अब देखो एक पॉइंट, हमने जब ये चैप्टर पढ़ा था हमने बोला था कि अगर हमारे पास एक लूप है, उससे करंट फ्लो हो रही है, और ये जो लूप है ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, मतलब लूप के किसी भी पॉइंट पर चेक करो, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है वो सेम है, तो जो नेट मैग्नेटिक फोर्स है, लीनियर मैग्नेटिक फोर्स, वो कितना हो जाएगा, 0। लेकिन यहाँ पर तो 0 नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, वो इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो ये मैग्नेटिक फील्ड आई है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। आप इस एज पर निकालोगे लूप की, डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, यहाँ पर निकालोगे वैल्यू डिफरेंट आ जाएगी, यहाँ पर निकालोगे वैल्यू डिफरेंट आएगी, यहाँ पर भी डिफरेंट आएगी। हाँ, डायरेक्शन की बात करो सब कैसी आ रही है, इनटू द प्लेन, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज सब डिफरेंट होगी।
और मैग्नीट्यूड चेंज हो या फिर डायरेक्शन या फिर दोनों, मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहेगी, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। ओके, क्लियर है। ये वाला जो क्वेश्चन है काफी अच्छा क्वेश्चन है, और क्योंकि हमने इसको पूरा एक्सप्लेन करके किया है इसलिए इतना टाइम लगा है, अदरवाइज बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा है। अगर आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं तो आपको डाउट नहीं आएगा और बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो टाइम पर मत जाना कि थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो गया, प्रोसेस लेंथी नहीं है। हमने वन बाय वन करके स्टेप वाइज उसको एक्सप्लेन किया है, उसको समझा है, इसलिए थोड़ा टाइम लगा है। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।